नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसबीटेट नवंबर 2025 के लिए करंट अफेयर का पार्ट 4 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 4 का जो पहला क्वेश्चन है कि मई 2025 में किसे भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो भारत के जो 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो न्यायमूर्ति बी.आर. गवई बने हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। पूरा नाम इनका रामकृष्ण गवई है, इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट था इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे। तो पहले चीफ जस्टिस जो थे वो हरिलाल जे कानिया थे। और अगर बात करें आर्टिकल नंबर 124, ये सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। और उसी प्रकार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो सुप्रीम कोर्ट भारत में उसकी स्थापना कब हुई। तो उसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। अगर आप एसबीटेट नवंबर की तैयारी कर रहे हो और अंतिम समय में अपने हैंड रिटन नोट्स पढ़ना चाहते हो जिससे आपका एसबीटेट क्वालिफाई हो सकता है, तो आप 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं। और अब भारत का जो है वो 53वां मुख्य न्यायाधीश भी बहुत जल्दी बनाया जा रहा है, जिन्हें नियुक्त कर दिया गया है। तो भारत के जो 53वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, इन्होंने अभी शपथ तो नहीं ली है, तो इनको नियुक्त किया है। तो रामकृष्ण गवई के बाद भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत। तो न्यायाधीश सूर्यकांत जी, जस्टिस सूर्यकांत जी क्या बन रहे हैं, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, तो जो भारत का जो इसरो है, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं जनवरी 2025 में। तो इसरो के नए अध्यक्ष आपको याद रखना है डॉक्टर वी नारायणन बने हैं, जो कि इसरो के 11वें अध्यक्ष है। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। इसरो का जो पूरा नाम है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये बात आपको याद रखनी है। टेट में बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इसरो है, इसरो की जो स्थापना है वो कब हुई है। तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। इस बात को भी बेहतरीन तरीके से आपको डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था। तो ये इटली में किया गया था और इसकी G7 की जो स्थापना है वो 1975 में हुई थी। इसकी जो थीम थी वो मौजूदा प्राथमिकताओं को नई महत्व के साथ मिलाना। लेकिन भाई क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि 2025 में जो 51वें नंबर का G7 शिखर सम्मेलन हो रहा था वो कहाँ से कहाँ हुआ। तो वो हुआ था आपका 15 से 17 जून। तो 15 जून से 17 जून हुआ था 2025 में। और दोस्तों अगर बात करें ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हमारा कनाडा के अल्बर्टा, तो कनाडा के अल्बर्टा में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो कि वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क क्रॉनी, तो मार्क क्रॉनी साहब के द्वारा 2025 का जो G7 शिखर सम्मेलन था, जो कि 15 जून से 17 जून 2025 को कनाडा शहर में हुआ था, उनके द्वारा की गई थी। एक मैराथन और आपके बीच आने वाली है और शाम को ठीक मैं एसबीटेट के लिए लाइव आ रहा हूँ, ठीक 5 बजे, 5 से 6 बजे और आपका रात को 9 से 10 बजे। तो आप लाइव यूट्यूब पे ज़रूर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इससे भी इम्पॉर्टेंट हो रहने वाला है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसकी जो पहली अध्यक्ष बनी है वो क्रिस्टी कवेंट्री बनी है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो क्रिस्टी कवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। दोस्तों अगर बात करें इस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो इस समिति की जो स्थापना है वो 1894 में पेरिस, फ्रांस में हुई थी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ये क्वेश्चन भी टेट में आ सकता है। और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक, तो इनका नाम है पियरे डी कुबर्टिन, ठीक है। और इनको आधुनिक ओलंपिक का जनक भी कहा जाता है। तो पियरे डी कुबर्टिन साहब को क्या है, आधुनिक ओलंपिक का जनक भी कहा जाता है। और ये ओलंपिक समिति के संस्थापक है। मुख्यालय हमने पढ़ लिया है लुसाने, स्विट्जरलैंड लुसाने में है। और स्थापना 1894 में पेरिस, फ्रांस में हुई है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन
किस देश में आयोजित हुआ है? तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ है अप्रैल 2025 में, वो कहाँ पर हुआ है? तो ये थाईलैंड में हुआ है। और ये कौन सा संस्करण था? तो बिम्स्टेक का ये छठा था और इसका जो विषय था वो था समृद्ध, लचीला एवं खुला बिम्स्टेक। और अगर बात करें बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। बिम्स्टेक के जो सदस्य देश है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। तो याद रखना भाई। और थाईलैंड में जो है वो छठा बिम्स्टेक का सम्मेलन भी हुआ है। जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष के रूप में, जिसको आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, इसके जो नए प्रेसिडेंट बने हैं, नए अध्यक्ष जो बने हैं, वो अजय कुमार साहब बने हैं। ऐसे बात को आपने बेहतरीन तरीके से डिटेल से दोस्तों याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि यूपीएससी का पूरा नाम क्या है? तो यूपीएससी का पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये यूपीएससी का पूरा नाम है, ये भी आपको जरूर याद रखना है। अजय कुमार इसके नए संस्थापक बने। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी दोस्तों और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, ये भी आपको जरूर याद रखना है। जी अगला क्वेश्चन है कि किसे नवंबर 2025 में फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की का नया अध्यक्ष बनाया गया है, ये बात आपको जरूर याद रखनी है। देखिए दोस्तों, अगर फिक्की की मैं बात करूँ तो फिक्की का जो पूरा नाम होता है, अंग्रेजी में बताता हूँ, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, इसको क्या बोलते हैं? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये बात आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना जो फिक्की की हुई थी वो 1927 में स्थापना हुई थी। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार कि हाल ही में पूजा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो पूजा इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो आपकी पीवी सिंधु बनी है। पूजा इंडिया जो आपकी, उसकी जो पूजा नहीं यार, माफ़ी चाहूँगा, प्यूमा इंडिया है, प्यूमा कंपनी की। तो प्यूमा कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर जो बनी है वो पीवी सिंधु बनी है। बैडमिंटन की ये खिलाड़ी हैं। तो पीवी सिंधु क्या बनी है? जो प्यूमा इंडिया है, प्यूमा इंडिया की जो है वो क्या बनी है? नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि विश्व हिंदी दिवस जो कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, आपको मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस 2025 है, साल जो मनाया गया उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। तो हिंदी एकता और वैश्विक गौरव की जो आपकी वैश्विक सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ जो है वो थीम थी विश्व हिंदी दिवस 2025 के। भाई बहनों, अगला क्वेश्चन पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये जीता यानिक सिनर ने। तो यानिक सिनर के द्वारा जो है वो पुरुष एकल टाइटल जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता गया है वो यानिक सिनर ने जीता है। उसी प्रकार कल के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल में जो जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन वो जीता आपका बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिसन कीज। तो मेडिसन कीज ने महिला में जीता और पुरुष में यानिक सिनर ने जीता। इनको यानिक सिनर या इनको जेनेनिक सिनर भी कहते हैं। तो दोनों नाम है इनके, दोनों के दोनों नाम आपको याद रखना है। तो यानिक सिनर और दूसरा नाम जो मैंने आपको बताया वो है मेडिसिन कीज। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अगर बात करें सीआरपीएफ के जो नए महानिदेशक बने हैं दोस्तों, वो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह क्या बने हैं? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह की अगर दोस्तों बात करें तो ये क्या बने हैं? तो ये आपके जो बने हैं वो सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने। सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ का पूरा नाम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है और भारत का ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई है, सीआरपीएफ की जो स्थापना है वो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी। कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को। बाद में 1949 के आसपास इसका नाम चेंज कर दिया जाता है। और जो सीआरपीएफ है इसका एक मोटो है, एक लोगो है, सेवा और निष्ठा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में फिट इंडिया आइकॉन किस अभिनेता को चुना गया? तो हाल ही में जो फिट इंडिया आइकॉन के रूप में चुना गया था वो आयुष्मान खुराना को जीता गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो आयुष्मान खुराना को जीता गया इस समय फिट इंडिया आइकॉन के रूप में, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे पुनः एक बार पढ़ लेते हैं। तो आयुष्मान खुराना तो आपके फिट इंडिया आइकॉन बने हैं, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया। तो रक्षा लेखा महानियंत्रक डिफेंस में बने हैं, लेखा महानियंत्रक वो बने हैं डॉक्टर मयंक शर्मा। तो डॉक्टर मयंक शर्मा अभी हाल फिलहाल में रक्षा लेखक महानियंत्रक के रूप में इनको भी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, और इस बार की टेट परीक्षाओं का सबसे बेस्ट क्वेश्चन ये बनता है कि 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे किसे सम्मानित किया गया था। तो ये साधु भद्रेश दास को मैं दोबारा करंट अफेयर में सेम क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ कि 34वां सरस्वती सम्मान वाला क्वेश्चन ये 2 बार, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो साधु भद्रेश दास को मिला। तो भद्रेश दास को उनकी एक संस्कृत कृति जिसका नाम था स्वामी नारायण सिद्धांत साधु, तो स्वामी नारायण सिद्धांत साधु के लिए इनको 34वां सरस्वती सम्मान मिला, जो कि दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखना है 34वां सरस्वती सम्मान 2025 जो मिला है वो किसको मिला है, साधु भद्रेश दास। तो भद्रेश दास का नाम आपको याद रखना है। और रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में जो चुने गए हैं वो डॉक्टर मयंक शर्मा चुने गए। दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे करंट अफेयर है चाहे मेरी मैराथॉन्स वीडियो है, उनको देखिए। आपका इस बार एसपीटेट इसी बार क्लियर होने वाला है, अगले बार के लिए आपको रुकना नहीं है। जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो जो मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ है उसका जो नया अध्यक्ष बनाया गया है वो चल्ला श्रीनिवासलू सेठी। किसको बनाया गया है, चल्ला श्रीनिवासलू सेठी को भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो चल्ला श्रीनिवासलू सेठी का नाम आपको जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि फीफा अवार्ड, मैं थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि हमने इस सीरीज में, इस मैराथन में ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर की जो मैराथन है, इस मैराथन में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने हैं, इसीलिए आप इसको डिटेल से पढ़िए, ये बेहतरीन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला। तो फीफा वर्ल्ड कप 2024 इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का जो अवार्ड मिला है वो विनीसियस जूनियर। किसको मिला है, विनीसियस जूनियर। तो विनीसियस जूनियर को फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। इस बात को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। तो ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। अच्छा अगला हम देखते हैं यहाँ पे, अगर फीफा की बात करें तो फीफा का पूरा नाम है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है फीफा की। तो फीफा की फुल फॉर्म है आपका फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो याद रखना है आपका फीफा का पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा अवार्ड 2024 में जो सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी बनी है वो एताना बोनमाटी। तो एताना बोनमाटी यह बनी है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी, फीफा अवार्ड 2024 में बनी थी। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर जो बना है वो एमिलियानो मार्टिनेज बना है। कौन है, एमिलियानो मार्टिनेज। तो ये सारे आपको याद रखना है। और अगर विनीसियस जूनियर की बात करें तो ये सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2024 बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल के जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद में पर्यटन उद्योग का योगदान कितने परसेंट है। हिमाचल से क्वेश्चन आ रहा है कि भाई जो अभी हिमाचल प्रदेश का जो जीएसडीपी है, जीएसडीपी होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें जो पर्यटन का जो योगदान है वो कितना है भाई, तो 7.78% पर्यटन का योगदान है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि वन मित्र योजना हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ये कब शुरू की गई थी, तो अक्टूबर 2023 में वन मित्र योजना की बात करी सरकार ने। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में जो फॉरेस्ट लैंड है वो कितने परसेंट है, तो 68.16% है। अगर बोलूँ इसमें आपके किलोमीटर में तो 37,948 है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। तो 139 हस्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत रत्न इस बार नहीं मिला। पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला, पद्म भूषण 19 लोगों को मिला और पद्म श्री जो मिला वो आपका कितने को मिला था, 113 को। तो एक बार पुनः बता रहा हूँ, पद्म विभूषण 7 को मिला, पद्म भूषण 19 को मिला और पद्म श्री जो मिला वो 113 लोगों को मिला और टोटल जो है वो 139 लोगों को मिला था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। देखिए सारी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन को जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा करंट अफेयर आपका क्लियर होने वाला है। देखिए दोस्तों
अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले जो सबसे युवा खिलाड़ी है उनका नाम क्या है? तो वो उनका नाम है आपका वैभव सूर्यवंशी, जो कि बिहार से है। राजस्थान रॉयल ने उन्हें 1.10 करोड़ में खरीदा था। उम्र जो उनकी थी वो मात्र और मात्र उस समय 13 साल थी जब उनको खरीदा गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की और इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है करंट अफेयर्स मैराथन, कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। और अगर दिल्ली की मैं बात करता हूँ तो दिल्ली विधानसभा जो है यहाँ पर जो है वो 70 विधानसभा की सीटें हैं। और अगर बात करूँ पहली मुख्यमंत्री जो बनी थी दिल्ली की, वो कौन बनी थी? वो सुषमा स्वराज थी। और भारत की जो पहली मुख्यमंत्री बनी है वो सुचेता कृपलानी है। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखना। अगर भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछेंगे तो सुचेता कृपलानी है। पहली महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की तो इससे पहले भी बनी है सुषमा स्वराज, आतिशी भी थी, शीला कौल भी थी, शीला दीक्षित सॉरी, है ना। और दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री बनी है वो रेखा गुप्ता बनी है भारतीय जनता पार्टी से। पहली बार ये एमएलए बनी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट थी, इसीलिए बाद में क्या है आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम थी वो थी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती समारोह। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती समारोह अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को होता है। इसकी थीम थी मातृभाषा दिवस की जयंती समारोह। अगला क्वेश्चन लेके चलेंगे कि किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोड टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया है? जी हाँ, सोनमर्ग तो आपको पता ही है कहाँ पर है, ठीक है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेड मोल टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया है? तो वो जम्मू कश्मीर में किया है। तो जम्मू कश्मीर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, इन्होंने जेड मोल टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने आपको पता होना चाहिए। पिछले साल चुनाव हुए थे तो उमर अब्दुल्ला वहाँ के नए मुख्यमंत्री बने थे। जब दिल्ली में हुए थे, जम्मू कश्मीर में भी उसी दौरान हुए थे। तो जम्मू कश्मीर के जो नए मुख्यमंत्री हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं उमर अब्दुल्ला। और अगर बात नई मुख्यमंत्री, माफ़ी चाहूँगा, तो नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं। और अगर बात करें जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की, तो वहाँ पे 90 विधानसभा की सीटें हैं। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कि कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो वो मिला है सचिन तेंदुलकर को। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो सचिन तेंदुलकर को कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 दिया गया है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1994 में हुई थी। और अगर बात करें आपका सबसे कम उम्र में ऐसे खिलाड़ी भारत के जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला है, तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न जो है वो भारत रत्न किसे किसे मिला है? तो ये सचिन तेंदुलकर को 40 साल की उम्र में मिला है। तो सबसे कम उम्र में आपका ये भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति तो सचिन तेंदुलकर है। कितने वर्ष की उम्र में मिला था इनको? तो इनको 40 वर्ष की उम्र में ये दिया गया था। इस बात को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 2024 में कितने लोगों को जो है वो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, तो 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इन क्वेश्चन को डिटेल से अपने पास याद रखिए, तब जाके बात बनने वाली है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो वियतनाम देश की जो राजधानी हनोई है उसको दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर अभी हाल फिलहाल में घोषित किया गया है। इस बात को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से दोस्तों याद रखना है। जी, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो विजय किशोर रहलकर को नियुक्त किया गया है। तो विजय किशोर जो आपकी रहलकर है, इनको जो है वो क्या किया गया है, इनको नया अध्यक्ष बनाया गया है राहटकर साहब। तो विजय किशोर राहटकर साहब को राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल जो है वो 65 वर्ष या 3 वर्ष होता है, जो भी पहले हो, या तो व्यक्ति
पहले 65 वर्ष का हो जाए तो भी त्यागपत्र देना पड़ेगा, या फिर 3 साल पूरी हो जाए तो त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्षा होती है उसका कार्यकाल जो होता है दोस्तों वो आपका 3 वर्ष होता है। और कौन बनी है दोस्तों, ये आपको क्लियर याद होना चाहिए कि कौन बनी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। तो वो जो बनी है वो आपकी कौन बनी, विजय किशोर राहटकर बनी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी, ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता। तो ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड जीता है वो किसके द्वारा जीता गया, ये बात आपको ज़रूर याद रखना है। तो वो एड्रियन बॉडी, तो एड्रियन बॉडी के द्वारा जो है वो आपका ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता गया था, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, द बुट लिस्ट, तो द बुट लिस्ट की बात करें तो द बुट लिस्ट के लिए इनको ये अवार्ड मिला था ऑस्कर पुरस्कार 2025, और ये बहुत बड़ा जो है वो पुरस्कार था। अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो ऑस्कर पुरस्कार 2025 में बनी है वो मिक्की मेडिसिन बनी है। तो मिक्की मेडिसिन जो बनी है वो क्या बनी है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ऑस्कर 2025 में बनी। और इनकी मूवी थी एनोरा, बहुत ज़्यादा फेमस थी। एनोरा मूवी सबसे फेमस मूवी थी, जिसके लिए ये बहुत फेमस मूवी रही थी 2025 में। और ऑस्कर पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है वो भी कब हुई थी, वो भी 1929 में हुई थी, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं। तो आईपीएल नीलामी इतिहास के जो सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं वो बने हैं आपकी ऋषभ पंत साहब। और अभी बार बार ये चोटिल हो रहे हैं, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि अभी पीछे भी इनको जो है वो चोट लगी है और भारतीय टीम से बाहर हुए हैं, क्योंकि बहुत देखो एक नज़र भी होती है, क्योंकि बहुत बेस्ट खिलाड़ी है। अगला है ऋषभ पंत। अगर ऋषभ पंत की बात करें 27 करोड़ में बिके हैं लखनऊ से, और सुपर जायंट्स 2000 लखनऊ सुपर जायंट्स ने इनको खरीदा था 27 करोड़ में, याद रखना है। और आईपीएल 2025 की नीलामी में कुल 577 खिलाड़ी थे। और आईपीएल की जो शुरुआत भारत में हुई है इंडियन प्रीमियर लीग की, वो 2008 में हुई है। वेंकटेश अय्यर सबसे महंगे ऑलराउंडर बने हैं, जिन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 23.75 करोड़ में 2025 आईपीएल के लिए खरीदा था। तो ये सारा डाटा मैं आपके बीच लेके आया हूँ, और सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऋषभ पंत देखिए बहुत लकी खिलाड़ी है भारतीय टीम के लिए। और भारतीय महिला टीम, वैसे तो क्वेश्चन पेपर बन चुका है, लेकिन क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारतीय महिला विश्व कप 2025 का मेज़बान देश कौन है। तो महिला विश्व कप 2025 का जो मेज़बान देश है वो भारत है। ये क्वेश्चन जिसने सुन लिया है वो क्वेश्चन आएगा, याद रखना भाई, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा किसी ना किसी टेट परीक्षा में। अगला क्वेश्चन कि 73वें मिस यूनिवर्स 2024 सॉरी, तो 73वां जो मिस यूनिवर्स 2024 की जो विजेता बनी है वो विक्टोरिया क्रेजोर थेल्विग बनी है, डेनमार्क से है। और भारत की ओर से जो भाग लिया था मिस यूनिवर्स 2024 में वो रिया सिंघा ने लिया था। भारत की पहली जो मिस यूनिवर्स बनी थी वो सुष्मिता सेन बनी थी, जिन्होंने ये खिताब 1994 में जीता था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो विक्टोरिया कैजोर थिल्वी क्या बनी है मिस यूनिवर्स 2024। और इस बार जो एक क्वेश्चन आएगा कि मिस यूनिवर्स इंडिया कौन बनी है, तो मिस यूनिवर्स इंडिया जो बनी है वो कौन बनी है, तो याद रखना। तो मिस यूनिवर्स इंडिया जो बनी है वो बनी थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मनिका विश्वकर्मा। तो मनिका विश्वकर्मा जो है वो 2025 में क्या बनी है, मिस यूनिवर्स बनी है। तो ये बात आपको याद रखना है, मनिका विश्वकर्मा ये जो है वो 74वें प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, जो 74वां मिस यूनिवर्स होगा। एक होता है, पहले होता है मिस यूनिवर्स इंडिया, फिर जो इंडिया से जीता है वो वर्ल्ड मिस यूनिवर्स में जाता है, जो कि हम ये पढ़ रहे हैं। तो मनिका विश्वकर्मा क्या बनी, वो बनी है मिस यूनिवर्स इंडिया वाले। तो अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में जो आपका एसएससी है, जिसको बोलते हैं कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो बने एस गोपाल कृष्णन, एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। और एसएससी का जो गठन हुआ था वो 4 नवंबर 1975 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 9वां अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो 9वां जो आपका आईसीसी जो वर्ल्ड कप हो रहा है इसका जो खिताब जीता है, तो ये जो बनी है वो न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के द्वारा जो ये खिताब जीता गया था। ये जो आयोजन स्थल हुआ था महिला विश्व कप का वो यूएई में हुआ था, और उप विजेता दक्षिण अफ्रीका बनी है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इस बार ये आ सकता है कि आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो हमारे प्यारे देश भारत में हुआ था, और जो ट्रॉफी है वो भी भारत ही आई है।
दीप्ति वर्मा का जो कमाल था, जो अमनजोत कौर का कमाल था, वो देखते ही बनता था। कल वो जो मैच हुआ था उसमें आप देखते ही जो है वो क्या ज़बरदस्त इंडिया ने जो है वो ट्रॉफ़ी जीत दी। तो वो ट्रॉफ़ी बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत बड़ी ट्रॉफ़ी थी इंडिया के लिए। जो है वो पहली बार महिला विश्व कप में विश्व कप का खिताब जीता। इससे पहले फाइनल में 2017 में भी हार गए थे 8 रनों से, और इससे पहले 2005 में इंडिया हारी थी। तो इसी प्रकार जो है वो इंडिया टीम जो है वो फाइनल में पहले भी जा चुकी है, लेकिन कल जो है वो ट्रॉफ़ी जो है इंडिया ने जीत ली है। तो पहला महिला विश्व कप किस कप्तान की अगुवाई में जीता? तो हरमनप्रीत कौर क्या है, भारतीय महिला टीम की कप्तान भी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अदालतों में दिखने वाली न्याय की देवी की मूर्ति में क्या नए बदलाव किए गए? तो जो पहले अदालतों में न्याय की देवी दिखती थी ना, आपको न्याय की देवी की जो मूर्ति दिखती थी उसमें आँखों की पट्टी हटाई गई है और ऊपर से साड़ी पहनाई गई है, और तलवार की जगह अब संविधान दिया गया है उनके हाथों में। और इसके जो नए शिल्पकार हैं, जो पूछा जा सकता है कि अदालतों में दिखने वाले न्याय की देवी की मूर्ति के नए शिल्पकार कौन हैं, तो वो बने हैं विनोद गोस्वामी। इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि भारत के नए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग कहते हैं, कौन बने हैं? तो वो के संजय मूर्ति बने हैं। तो ये भारत की नए कैग बने, इस बात को आपने याद रखना। कैग का जो पूरा नाम होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग का पूरा नाम है। और कैग के बारे में आर्टिकल 148 से 151 तक कैग के बारे में ही बात की जाती है। और कैग की जो नियुक्ति है भारत में किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति अपॉइंट इनको किया जाता है। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार बेहतरीन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो याद रखना भाई, प्रधानमंत्री को मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनको जो ये पुरस्कार दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अमेरिका इंडिया आपकी मॉनेटरी एसोसिएशन, जिसको कहा जाता है AIAM। अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से नंबर पे था? भाई बहुत पीछे था, 71वें नंबर पर था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, जय श्री गुरु महाराज।